नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा जानते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थान हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हम लोग क्या है जियोग्राफी का विश्व का प्रसिद्ध स्थान देखने वाले हैं। जियोग्राफी आप लोग को कीजिएगा। टॉपिक नंबर कितना है? 28 है टॉपिक नंबर, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। टॉपिक नंबर 28 है, पेज नंबर 120 हो जाएगा लगभग। तो आइए देखते हैं। अल अक्सा या फिर वेलिंग चाल या फिर टेम्पल माउंट, ये जो था अल अक्सा वेलिंग वॉल टेम्पल माउंट, ये जो था कहाँ पे है? तो जेरूसलम में है। कहाँ पे है दोस्तों? जेरूसलम में है, इजराइल में है ना। अल अक्सा वेलिंग वॉल टेम्पल माउंट जेरूसलम इजराइल में है। बकिंघम पैलेस कहाँ पे है? वेलिंग्स गेट कहाँ पे है? तो लंदन में है। बकिंघम पैलेस विलिंग्स गेट, बकिंघम पैलेस विलिंग्स गेट, ये लंदन इंग्लैंड में है। ग्रांड कैनियन कहाँ पे? अरिजोना यूएसए में है। अरिजोना यूएसए में है ग्रांड कैनियन कहाँ पे है? अरिजोना यूएसए में है। अरिजोना यूएसए में है। तो ग्रांड कैनियन, हमारा ग्रांड कैनियन क्या हो जाएगा? अरिजोना यूएसए हो जाएगा। अरिजोना यूएसए हो जाएगा। झुकी हुई मीनार जो है वो पीसा की झुकी हुई मीनार आपको याद होगा। मर्डेका पैलेस कहाँ पे है? जकार्ता में है। पोर्सलिन टावर कहाँ पे है? नॉनकिंग में है। रेड स्क्वायर क्रेमलिन कहाँ पे है? मॉस्को में है। रेड स्क्वायर क्रेमलिन जो है मॉस्को में है। पोर्सिलिन टावर जो है नानकिंग में है। नानकिंग चीन में है। पोर्सिलिन टावर मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है। झुकी हुई मीनार पीसा के मीनार जो हो गया। ग्रांड कैनियन अरिजोना में है। ग्रांड कैनियन कहाँ पे है? ग्रांड कैनियन अरिजोना यूएसए में है ग्रांड कैनियन। बकिंघम पैलेस विलिंग सेट, ये हमारा लंदन में देख ही लिए थे। और अल अक्सा वेलिंग वॉल टेम्पल माउंट, ये सब जो है जेरूसलम इजराइल में है। आगे देखा जाए तो ये देख लिए थे। रेड स्क्वायर क्रेमलिन मॉस्को में था। स्फिंक्स और पिरामिड, तो मिस्र का पिरामिड आपको याद होगा। स्फिंक्स जो है वही मिस्र का है। सेंट सोफिया कहाँ का है? कॉन्स्टेंटिनोपल का है। सेंट सोफिया जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल का है सेंट सोफिया। बेडर्नबर्ग गेट या फिर ब्राउन साउस जो है बर्लिन जर्मनी में है। बेडरबन गेट ब्राउन साउस जो कि कहाँ पे है? बर्लिन जर्मनी में है। बेडरबन गेट ब्राउन साउस जो कहाँ है? बर्लिन जर्मनी में है। कालोसियम जो है वो रोम इटली में है। कालोसियम कहाँ पे है? रोम इटली में है कालोसियम, है ना। कालोसियम जो है वो रोम इटली में है। काबा जो है मक्का में है। काबा लोअर या फिर एफिल टावर पेरिस में है। लोअर या फिर एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। लोअर एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। लोअर या फिर एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। लोअर या फिर एफिल टावर। पोटाला कहाँ पे है? लहासा में है। पोटाला कहाँ पे है? पोटाला लहासा में है। पोटाला कहाँ पे है? लहासा तिब्बत में है पोटाला। श्वेत ड्रैगन पैगोडा जो है वो रंगून में है, म्यांमार में है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा कहाँ पे है? रंगून म्यांमार में है। पोटाला हमारा लहासा में है। पोटाला हमारा कहाँ पे है? लहासा में है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून म्यांमार में है। ब्रॉडवे स्ट्रीट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सब न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। व्हाइट हाउस पेंटागन वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। ओपेरा हाउस सिडनी में है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे दिया है विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें। तो R.M. मर्सडेन जो थे नार्वे के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? R.M. मर्सडेन। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव यह हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो दक्षिणी ध्रुव पहुँचने वाले कौन हो गए थे? R.M. थे। 1911 में ये R.M. पहुँचे थे। कहाँ पे? नार्वे के रहने वाले हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे थे। रॉबर्ट पियरी, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। रॉबर्ट पियरी ये उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे। इसकी खोज किए थे रॉबर्ट पियरी। तो ये R.M. हो गए हमारे दक्षिणी ध्रुव वाले, और पियरी खोज किए थे जिसने उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे 1909 में, याद रखिएगा, है ना। पहले उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे और रॉबर्ट पियरी 1909 में, फिर 1911 में R.M. ने दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। कोलंबस आपको पता होगा, पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में वो खोजा था कोलंबस, है ना। 1492 में। अमेरिका 1498 में। दक्षिणी अमेरिका को 1498 में खोजा था। पश्चिमी द्वीप समूह जो है अमेरिका, उसको 1492 में खोजा था। और दक्षिणी अमेरिका को 1498 में खोजा था, ठीक ना। कोलंबस जो इटली का रहने वाला है। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। जॉन कैबेट जो है ये भी इटली का रहने वाला है। जॉन कैबेट कहाँ का रहने वाला है? इटली का रहने वाला है। न्यू फाउंडलैंड की खोज करने वाला कौन था? जॉन कैबेट था। तो न्यू फाउंडलैंड आप लोगों ने देखा होगा। न्यू फाउंडलैंड जो था 1497 में जॉन कैबेट ने, इटली जो के रहने वाले थे जॉन कैबेट, इन्होंने किसकी खोज किया था? न्यू फाउंडलैंड की खोज किया था। न्यू फाउंडलैंड की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे? न्यू फाउंडलैंड की खोज करने वाले हो जाएंगे जॉन कैबेट। कैप्टन कुक जो इंग्लैंड के हवाई द्वीप समूह का खोज करने वाले, आपको याद होगा। कैप्टन कुक
हवाई द्वीप समूह 1770 में खोज किया था हवाई द्वीप समूह का। कैप्टन कुक जो भी अभी इंग्लैंड के रहने वाला है, कैप्टन कुक, है ना। कोपरनिकस जो थे सौरमंडल का खोज किया था, तो पता होगा 1540 में, जो पोलैंड के रहने वाले हैं। कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के रहने वाले हैं। फर्दिनांद द लेपेप्स जो है स्वेज नहर का निर्माण करने वाले हो जाएंगे। फर्दिनांद द लेपेप्स जो थे स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। किसने किया था? फर्दिनांद द लेपेप्स ने स्वेज नहर का निर्माण किया था 1869 में फर्दिनांद द लेपेप्स। केपलर जो था वो जर्मन का रहने वाला था। केपलर कहाँ का था? जर्मनी का रहने वाला था। ग्रहों के गति का नियम 1600 में दिया था केपलर ने। 1600 देखिए, याद रखिएगा, जो ब्रिटिश जो भारत आए थे वही 1600 है ना। ग्रहों का गति का नियम केपलर उस समय दे रहे थे। ग्रहों के गति का नियम दे रहे थे कौन? केपलर, जो जर्मनी से है। तो जर्मन के थे केपलर, ये ग्रहों की गति का नियम दे रहे थे 1600 में। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। आगे देखा जाए लिंडबर्ग। तो लिंडबर्ग कौन है? तो प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक कौन किए थे? लिंडबर्ग किए थे। प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से कहाँ तक? न्यूयॉर्क तक। ये 1927 में किए थे लिंडबर्ग। वास्को डी गामा तो आपको याद होगा पुर्तगाल से थे, केप ऑफ गुड होकर भारत आगमन हुआ था 1498 में। फ्रिडजॉफ नानसेन ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग जो था 1888 में इन्होंने खोज किया था। ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888 में फ्रिडजॉफ नानसेन ने किया था। ग्रीनलैंड जो है ग्रीनलैंड के उत्तरी ध्रुव के पहाड़ी भाग जो था, उत्तरी ध्रुव पहाड़ी भाग की खोज किया था फ्रिडजॉफ नानसेन ने। फर्नांडो मैगलन एवं देलकानो, फर्नांडो मैगलन और देलकानो जो थे विश्व का भ्रमण करने वाले, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज करने वाले 1519 में कौन है? फर्नांडो मैगलन और देलकानो जो हैं विश्व का भ्रमण करने वाले, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज करने वाले। अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज करने वाले और विश्व का भ्रमण करने वाले कौन हो जाएंगे? फर्नांडो मैगलन विश्व का भ्रमण करने वाले कौन हो जाएंगे? फर्नांडो मैगलन, है ना, विश्व का भ्रमण करने वाले फर्नांडो मैगलन। बार्थोलोमियो डियाज, आप लोगों ने सुना होगा, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किए थे बार्थोलोमियो डियाज ने। ओबेल तस्मान जो थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। ओबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड के 1642 में, ऑस्ट्रेलिया के 1644 में। पहले न्यूजीलैंड की खोज किए 1642 में, फिर 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की भी खोज किया ओबेल तस्मान ने, है ना। जैक कार्तियर जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे, कनाडा की खोज किए थे। जैक कार्तियर फ्रांस के रहने वाले थे, कनाडा की खोज किए थे जैक कार्तियर, कनाडा। कार्टेज जो है स्पेन के रहने वाले थे। कार्टेज कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले थे। इन्होंने मैक्सिको की खोज किया था। कार्टेज जो है स्पेन के रहने वाले थे, मैक्सिको की खोज किया था। कार्टेज जो थे स्पेन के रहने वाले थे, मैक्सिको की खोज किया था। प्रशांत महासागर नामकरण मैगलन नहीं किया है। जो प्रशांत महासागर है ना, इसका नाम किसने दिया है? मैगलन ने दिया है। किसने दिया है प्रशांत महासागर का नाम? मैगलन ने दिया है। किसने दिया है? मैगलन ने दिया है। प्रशांत महासागर का नाम जो है ये किसने रखा था? मैगलन ने रखा था। तो एक बार फिर से देखिए जाए आर एम्बर्सन के देख, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे रॉबर्ट पियरेज हो जाएंगे। वो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले 1909 में। और आर एम्बर्सन जो थे नॉर्वे दक्षिण ध्रुव पर 1911 में खोज किए थे, पहुँचे थे। कोलंबस इटली का जो था पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में और दक्षिण अमेरिका का 1498 में खोज किया था। जॉन कैबेट जो इटली का रहने वाला था, जॉन कैबेट, ये न्यू फाउंडलैंड की खोज किया था जॉन कैबेट ने। किसका खोज? न्यू फाउंडलैंड का। कैप्टन कुक तो याद ही होगा आपको, हवाई द्वीप समूह का खोज किया था कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक का नाम आता है आपका ऑस्ट्रेलिया की खोज करने में भी आता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, हवाई द्वीप समूह की खोज किया था कैप्टन कुक ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे 1770 में। कोपरनिकस जो आपको पता है वो सौरमंडल की खोज किया था 1540 में, पोलैंड के रहने वाले थे कोपरनिकस। फर्दिनांद द लेपेप्स जो है स्वेज नहर का निर्माण किए थे। स्वेज नहर का निर्माण करने वाले फर्दिनांद द लेपेप्स, तो स्वेज नहर का निर्माण करने वाले फर्दिनांद द लेपेप्स हो जाएंगे, ठीक ना। 1869 में इन्होंने खोज किया था। केपलर जो है जर्मन के रहने वाले हैं। केपलर कहाँ के रहने वाले? जर्मन के। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। लिंडबर्ग जो है प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक किसने दिया था? लिंडबर्ग ने, है ना। प्रथम सोलो उड़ान लिंडबर्ग ने किया था। कहाँ से कहाँ तक? पेरिस से न्यूयॉर्क तक। कहाँ से कहाँ तक? पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से था, केप ऑफ गुड होकर भारत आगमन किया था 1498 में। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल से था। वास्को डी गामा कहाँ से था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से था। केप ऑफ गुड होकर ये भारत आगमन 1498 में, तो पता होगा। फ्रिडजॉफ नानसेन जो है ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग जो है 1888 में खोज किया था। ग्रीनलैंड के उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग का किसने खोज किया था? फ्रिडजॉफ नानसेन ने।
फर्नांडो मैगलन और देलकानो, विश्व का भ्रमण करने वाला, अटलांटिक के दक्षिण प्रशांत महासागर की खोज भी करने वाला कौन है? फर्नांडो मैगलन। कौन है? फर्नांडो मैगलन और देलकानो। फर्नांडो मैगलन और देलकानो जो विश्व का भ्रमण करने वाला, क्या है? विश्व का भ्रमण करने वाला फर्नांडो मैगलन और देलकानो। बार्थोलोम्यू डियाज तो पता होगा, उत्तर महासागरीय का। ओवेल तस्मान जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का 1642 में, ऑस्ट्रेलिया का 1644 में। जैक कार्थियर जो है फ्रांस का रहने वाला था, कनाडा की खोज किया था। जैक कार्थियर। जैक कार्थियर किसका खोज किया था? कनाडा का खोज किया था। कार्थियर से कनाडा, कार्थियर से कनाडा, जैक कार्थियर कनाडा। कार्टेज स्पेन का रहने वाला था, मैक्सिको की खोज किया था 1519 में। कार्टेज जो है स्पेन का रहने वाला था, मैक्सिको की खोज किया था 1519 में। हम लोग पता था प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई उनमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। मतलब जितना ही भौगोलिक खोज हुआ था, भौगोलिक खोज, इसका जो प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाया था, प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने भूमिका निभाया वो कौन है? तो पुर्तगाल के राजकुमार है हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने प्रोत्साहन दिया था जिसने भौगोलिक खोज किया है, ठीक ना। हेनरी द नेविगेटर है। तथा महारानी कौन है? स्पेन की महारानी इसाबेल है। महारानी स्पेन की महारानी है इसाबेल और पुर्तगाल के राजकुमार है हेनरी द नेविगेटर। इन दोनों ने क्या दिया? प्रोत्साहन दिया जिन्होंने भौगोलिक खोज किया था, ठीक ना। ये जो शासकों ने क्या दिया था? हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की महारानी है इसाबेल। स्पेन की महारानी है इसाबेल। इन्होंने क्या किया था? तो प्रोत्साहन दिया था जिन्होंने भौगोलिक खोज किया था, ठीक ना। दोनों को याद रखिएगा, स्पेन की महारानी इसाबेल को और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर को। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है। यूरोप वासी ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा है? तो अरबों से सीखा है। यूरोप वासी जो होते थे ना, यूरोप वासी, इन्होंने कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा है? यूरोप वासी कंपास का ज्ञान जो सीखा है वो अरबों से सीखा है। किससे? अरब बताए हैं यूरोप वाले को कंपास के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही आसान है। एवरेस्ट पता है आप लोग को नेपाल में है, 8,850 मीटर है, पहले 8,848 था। केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत में है, आपको पता होगा, 8,611। भारत का सबसे ऊंचा कौन है पर्वत? तो केटू है, 8,611 याद रखिएगा। 8611 है केटू का और 8850 एवरेस्ट का। आगे देखते हैं कंचनजुंगा। नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है ये, मतलब नेपाल में भी है और भारत में भी है। 8,598 है। अगर भारत में पूछे सबसे ऊंचा कौन है भारत में, तो कंचनजंगा। भारत का तो केटू हो जाए, कंचनजंगा दूसरे पे आता है केटू के बाद, है ना। तो कंचनजंगा का अगर ऊंचाई पूछ दिया जाए 9598 है, कितना? सॉरी 8,598 है, 8598, ठीक ना। तो नेपाल में भी है और भारत में भी है कंचनजंगा, 8,598 मीटर। केटू कितना है? 8611 है। एवरेस्ट कितना है? 8,850। लहात्से वन नेपाल में है, मकालू वन नेपाल चीन में है। तो लहात्से वन और मकालू वन, जिसमें वन लग गया समझिए वो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल और चीन में है, नेपाल। तो लहात्से वन है गया 8,501, मकालू वन हो गया 8,481। ये अब याद करने वाला जरूरत नहीं है। धौलागिरी है, धौलागिरी की ऊंचाई तो पूछेगा नहीं, नंगा पर्वत का ऊंचाई भी नहीं पूछेगा। धौलागिरी है कहाँ? नेपाल में है। नंगा पर्वत है कहाँ? भारत में ही है, भारत नंगा हो गया है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, अन्नपूर्णा धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में है। याद रखिएगा, ग्लेशियर बर्म जो है वो पाकिस्तान में है, 8,068 मीटर इसका ऊंचाई है, ग्लेशियर बर्म। तो ग्लेशियर बर्म जो है वो पाकिस्तान का है पर्वत। गोसाई थान तो चीन में है, आपको याद होगा। गोसाई थान कहाँ पर है? गोसाई थान चीन में है। नंदा देवी भारत में है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में है। राकापोशी पाकिस्तान में है, राकापोशी और ग्लेशियर बर्म। और तिरिचमीर ये पाकिस्तान में है। ग्लेशियर बर्म, राकापोशी, तिरिचमीर, ये सब जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। 3 वो पाकिस्तान में है, ग्लेशियर बर्म, तिरिचमीर और राकापोशी, ग्लेशियर बर्म और तिरिचमीर, ये सब का सब पाकिस्तान में है, ठीक ना। गोसाई थान चीन में हो गया, नंदा देवी भारत है अपना। नंदा देवी कहाँ है? भारत है। गोसाई थान चीन हो गया। कामेत जो है वो भारत और चीन में है। कामेत कहाँ है? कामेत भारत और चीन में है। नामचा बरवा चीन में है। नामचा बरवा, तो नामचा बरवा चीन में है। गुर्ल मांधता भी चीन में है। नामचा बरवा, गुर्ल मांधता
ये चीन में है। नामचा बरवा हो जाएगा गुर्लमांदता, कामेट तो भारत और चीन दोनों में हो जाएगा, ठीक। नामचा बरवा और गुर्लमांदता जो है वो दोनों चीन में है। नामचा बरवा और गुर्लमांदता, और गोसाई था, और कौन सा है वो, और गोसाई था। तो याद रखिएगा, गोसाई थान हो गया, नामचा बरवा हो गया, गुर्लमांदता हो गया, ये चीन में है। नामचा बरवा, गुर्लमांदता, गोसाई थान कहाँ है, चीन में है। नामचा बरवा, गुर्लमांदता, गोसाई थान कहाँ है, चीन में है। कहाँ है, चीन में है। नामचा बरवा, गुर्लमांदता, गोसाई थान चीन में है। कामेत जो है भारत और चीन में है। कामेत जो है वो भारत और चीन में है। कामेट जो है भारत और चीन में है। कामेट कहाँ है, कामेट जो है भारत और चीन में है। कामेट कहाँ है, भारत और चीन में है, ठीक ना। नंदा देवी भारत में है। नंदा देवी, राकापोसी पाकिस्तान में है। राकापोसी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन कौन सा था, तो तिरुचमीर हो गया था, राकापोसी हो गया था, और कैसा था वो, ग्रेसर ब्रह्म जो पटांग था, ग्रेसर ब्रह्म, ये भी पाकिस्तान का है। अगर यहाँ से छुपा के पूछा जाए, बताइए एवरेस्ट कहाँ है, एवरेस्ट नेपाल में है। एवरेस्ट, K2 कहाँ है, K2, सॉरी एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। K2 हमारा गाडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है, कहाँ है K2, K2 हमारा भारत में है। भारत में है, इसका 86 से 11, इसका क्या ऊंचाई है, एवरेस्ट का 8850 है। कंचनजुंगा कहाँ है, कंचनजुंगा, कंचनजुंगा अपना नेपाल और भारत में 8598, इसका क्या है, 8598 इसका ऊंचाई है। नेपाल और भारत में कंचनजुंगा। ल्हात्से वन, मकालू वन, ये कहाँ पे है, ल्हात्से वन और मकालू वन दोनों का दोनों नेपाल में है और चीन में है। नेपाल और चीन में है मकालू वन। धौलागिरी, धौलागिरी हमारा भारत, सॉरी नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत भारत है। अन्नपूर्णा भी नेपाल है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा नेपाल में है। ग्रेसर बर्म हमारा पाकिस्तान में देखे थे। गोसाई थान, गोसाई थान हमारा कहाँ था, गोसाई थान चीन में था। गोसाई थान की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 8018 है। गोसाई थान की ऊंचाई 8018 है। नंदा देवी भारत का है। राकापोसी पाकिस्तान का है। कामेट जो है ना, कामेट, कामेट हमारा जो है वो चीन और भारत है शायद, हाँ भारत और चीन है कामेत। नामचा बरवा चीन में है। गुर्लमांदता चीन में है। नामचा बरवा, गुर्लमांदता और तिरुचमीर तो पाकिस्तान में हम लोग देख लिए थे। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के फिनलैंड आप लोग देखा होगा। अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से मतलब बर्फ़ से ढका हुआ विशाल पठार होता है जो उजला है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं। भले ग्रीनलैंड इसका नाम है लेकिन ये उजला है ना, तो ग्रीनलैंड का पठार इसी को कहते हैं, ठीक ना। कितना है तो 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से फैला हुआ है। कोलंबिया का पठार कहाँ है, कोलंबिया का पठार जो है वो USA के ओरेगन, वाशिंगटन व इलाहो राज्य के मध्य में है और इसका वर्ग क्षेत्र पर इतना रुपया फैला हुआ है 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में है कोलंबिया का पठार, ठीक ना। USA के ओरेगन क्षेत्र में है। मेक्सिको का पठार कहाँ है तो मेक्सिको में होगा। पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है मेक्सिको का पठार। तिब्बत का पठार तो यह हिमालय के उत्तर और क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ पर है, क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में, क्यूनलून पर्वत के हिमालय के उत्तर में, इधर हिमालय हो गया, इधर उसके उत्तर में ऊपर, और क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में, क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में जो है वो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है, ये हो गया क्यूनलून पर्वत, ये हो गया हिमालय पर्वत। तो 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार अब कहाँ होगा बताइए, चीन के पास होगा ना, तो उत्तरी मध्य मंगोलिया के गणराज्य में स्थित है। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में होगा, नाम से ही सब लिखा हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार जो है त्रिभुज आकार का है, ऐसा है ब्राज़ील का पठार, ठीक ना। बोलीविया का पठार है, यह पठार 800 मीटर लंबा और 128 मीटर चौड़ा तथा इसका औसत ऊंचाई 3110 मीटर है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित रूप से फैला हुआ है। एंडीज हमारा किधर हो गया, दक्षिण अमेरिका में। आगे देखा जाए हम लोग यहाँ पे एक अलास्का का पठार, तो अलास्का का पठार हमारा जो इसका निर्माण यूकन और इसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर से इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। अलास्का का पठार का कनाडा की ओर से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितना है तो लगभग 900 मीटर है। और इसका निर्माण जो हुआ था ना यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ था। अलास्का का पठार का निर्माण यूकन और इसकी क्या हुआ, सहायक नदियों के द्वारा हुआ था। यूकन के पठार भी इसको कहा जाता है। तो किस पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है, तो अलास्का के पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है। अलास्का के पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है। ग्रेट बेसिन का पठार देखिएगा, ग्रेट बेसिन हो जाएगा हमारा। तो यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य दूर 5,25,000 वर्ग किलो क्षेत्र में विस्तृत है। ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार जो है, ग्रेट बेसिन का पठार यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग
किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कोलोरेडो का पठार यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित तथा इसका विस्तार यूटा और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है, ठीक ना। कोलोरेडो का पठार जो है यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार जो है यूटा और एरिजोना राज्यों के में पाया जाता है। यूटा और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। कोलोरेडो का पठार कहाँ है? ग्रेट बेसिन के दक्षिण में। दक्कन का पठार कहाँ होगा? दक्कन में होगा। यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिणी भारत में स्थित है और इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों से घेरा रखा है। इसके पूर्व में है पूर्वी घाट, इसके पश्चिम में है पश्चिमी घाट, उत्तर में है विंध्याचल और सतपुड़ा, ऊपर में सतपुड़ा, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, बीच में है हमारा दक्कन का पठार। ईरान का पठार देखिए, ईरान का पठार ईरान में होगा। इसे एशिया माइनर भी पठार भी कहा जाता है, एशिया माइनर पठार। इसे एशिया माइनर का पठार कहा जाता है ईरान के पठार को। ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कह सकते हैं। इसका औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य पाया जाता है। तो ये इस पर याद रखने वाली बात है कि एशिया माइनर का पठार किसे कहता है? तो ईरान के पठार को कहा जाता है एशिया माइनर का पठार। ईरान भी तो हमारे एशिया में आता है ना। अरब का पठार कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है। अरब के पठार के पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, उत्तर पश्चिम में मध्य सागर है, दक्षिण में अरब सागर है। ये सब तो देखने वाली बात है हमारा। अनातोलिया का पठार जो है यह टर्की के पेंटिंग टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? टर्की में। बात याद रखना है बस। अनातोलिया का पठार है, टर्की का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 800 मीटर है। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? अबिसिनिया का पठार, यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इन तीनों देशों के संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसे तीनों देशों के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इन तीनों देशों के संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। मेडागास्कर का पठार जो है, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी, जिसे मेडागास्कर या फिर मालागासी का पठार भी कहा जाता है। तो मेडागास्कर का जो पठार है, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका में है। कहाँ पे है मेडागास्कर? हमारा कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व में है। अफ्रीका हो गया ना हमारा, ये अफ्रीका हो गया। इसके दक्षिणी पूर्व मतलब इधर है मेडागास्कर का पठार। ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पे है मेडागास्कर का पठार, ठीक ना। इसे मालागासी का पठार भी कहा जाता है। मेडागास्कर को ही मालागासी कह सकते हैं हम लोग। मालागासी की मेडागास्कर का नया नाम है। ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया के पठार स्थित है। इसका सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीय है। चियापासा का पठार देखिए, चियापास का पठार जो है, चियापास का पठार कहाँ है? तो दक्षिणी मैक्सिको में है। मैक्सिको में है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है चियापास का पठार। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ नटेपेक की खाड़ी। तेहुआ नटेपेक की खाड़ी किधर है? चियापास के पठार मैक्सिको में है। तो तेहुआ नटेपेक की पहाड़ी जो है दक्षिणी मैक्सिको में है, प्रशांत महासागर में। पूर्व में ग्वाटेमाला, पश्चिम में अलास्का, वेरा क्रूज स्थित है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। दक्षिण मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। दक्षिणी मैक्सिको के प्रशांत महासागर में स्थित है ये चियापास का पठार। इसके उत्तर में देखा जाए तो तबास्को है, दक्षिण में देखा जाए तो नेतुआ नेटपेक है, नेटपेक की खाड़ी है। पूर्व में ग्वाटेमाला है और पश्चिम में ओक्सा और वेरा क्रूज की स्थित है। मेसेटा का पठार जो है स्पेन के अरेबियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार का औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 610 मीटर है, ठीक है। आगे देखिएगा इंडो चीन का पठार, यह दक्षिण एशिया के पूर्व प्रायद्वीप पर स्थित है। इंडो चीन का पठार कहाँ है? तो दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर सालविन, सिंकांग, मिंकांग, मिमान आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। तो इंडो चीन का पठार कहाँ होगा? दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर होगा। दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर होगा इंडो चीन का पठार। इंडो चीन माना इंडिया और चीन के बॉर्डर पे होगा इंडो चीन का पठार, है ना। और इस भाग पर है सालविन, सिंकांग, मिंकांग, मीनाम, ये सब आदि जो नदियाँ बहती है, कहाँ से बहती है? सालविन, सिंकांग, मिंकांग, तो इंडो चाइना पठार पे बहती है, ठीक ना। यहाँ तक मिला हमको याद रख। आगे बढ़िएगा हम लोग तो कंप्लीट हो चुका हम लोग का ज्योग्राफी। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तो संविधान पढ़ना है। संविधान में हम लोग यहाँ से शुरुआत करना था, ठीक ना। पेज नंबर 233 ध्यान रखिएगा। संविधान हम लोग का यहाँ से शुरुआत करना था। देखिए संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। जो संविधान सभा था, संविधान सभा में संविधान का जो प्रथम वाचन कहाँ से कहाँ तक? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। संविधान पर दूसरा वाचन जो था वो 15 नवंबर 1948 ईस्वी तक शुरुआत हुआ। तो संविधान सभा का जो पहला वाचन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। वहीं संविधान का दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर से 1948 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला।
संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर ईस्वी तक शुरुआत हुआ 1949 को, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और इसी समय क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पारित कर दिया गया लास्ट वाचन में 26 नवंबर 1949। तो 3 को वाचन का कौन कौन सा है, घेरा लगाइए। पहला तो है 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में पहला वाचन। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 ईस्वी तक, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 दूसरा वाचन। तीसरा वाचन देखा जाए तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। लास्ट में क्या हो गया, हमारा संविधान सभा बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा 3 वाचन चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर के आसपास में, मतलब नवंबर में देखा जाए तो 1948 में हुआ था। फिर दूसरा वाचन फिर नवंबर 1948 में ही हुआ 15 नवंबर को, कुछ दिन के बाद ही, मात्र 10 दिन के बाद ही, चाहे 8 दिन के बाद ही। फिर एक ही बार 1949 में हुआ अक्टूबर में। अच्छा, ये लंबा चला था, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक 1949 तक चला था, बहुत लंबा चला था, ठीक ना। पहला वाचन तो 4 से 9 नवंबर तक ही चला था, कुछ दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ठीक ना। दूसरा वाचन जब चला ना तो 15 नवंबर 1948 से होके 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। 15 नवंबर 1948 से कब तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चला, ठीक ना। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर अब कहाँ तक चलेगा, तो 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये भी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला, सबसे बीच वाला है ना, बहुत दिन तक चला है। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, बहुत लंबा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, इतना दिन तक चला दूसरा वाचन, ठीक ना। और 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला, ठीक। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। जब उस समय जो था, जब बन के तैयार हो गया था, तो संविधान सभा में कितना सदस्य थे, तो 284 को सदस्य थे। कितना, 284 को सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान पर हस्ताक्षर कितना सदस्य मिलकर किए थे, 284 को, कितना 284 को सदस्य संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, 284 को सदस्य, ठीक ना। जब संविधान सभा बन गया था तो कितना सदस्य उस पर हस्ताक्षर किया था, तो 284 को सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए थे। कितना, 284, याद रखिएगा। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 जब स्वतंत्र हो गया तो उसमें भारत का पहला मंत्रिमंडल था। उस समय कौन क्या क्या बनाए गए थे, हम लोग पीछे देख लिए थे कौन कौन यहाँ पे थे। अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक जो पहले थे उनको यही रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो था गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले उनको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि दे दिया गया। क्या दे दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और, इनका भी पहले ही खाद्य और कृषि ही दिया गया था, ठीक ना। आगे आता है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, इनको शिक्षा दिया गया था। और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को पहले क्या दिया गया था, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे उस समय, ठीक ना। उनको 1946 में जो बना था कैबिनेट मिशन में मंत्रिमंडल, उसमें मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ये जो थे नहीं थे। उसमें शिक्षा को दिया गया था सी राजगोपालाचारी को 1946 वाला में। इस समय शिक्षा दिया गया था मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक ना, याद रखिएगा। जॉन मथाई को क्या दिया गया था, रेलवे और परिवहन। जॉन मथाई को 19 स्वतंत्रता के बाद जो बना था, जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन दिया गया था। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन दिया गया था। उस समय रेलवे और परिवहन किसे दिया गया था, आसफ अली को दिया गया था उस समय। भीमराव अम्बेडकर को विधि दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को क्या दिया गया, विधि बनाने के लिए दिया गया था। और उस समय विधि किसको दिया गया था, 1946 में विधि किसको दिया गया था, तो उस समय विधि दिया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था, बंगाल BSF चीफ, SCF चीफ। तो जोगेंद्र नाथ मंडल उस समय विधि दिया गया था। जगजीवन राम को उस समय भी श्रम था, अभी भी श्रम है जगजीवन राम को, ये बराबर है। जॉन मथाई रेलवे परिवहन दिया गया है, ये बराबर ही है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा दिया गया था, रक्षा उस समय बलदेव सिंह को रक्षा ही दिया गया था, ये भी बराबर है। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को क्या दिया गया था, तो स्वास्थ्य दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को क्या दिया गया था, तो स्वास्थ्य दिया गया था स्वतंत्रता के बाद, राजकुमारी अमृत कौर को। और पहले स्वास्थ्य किसे दिया गया था, तो गजानतर अली खान को पहले स्वास्थ्य दिया गया था, ये बदल चुका है, ठीक ना। तो अभी राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य दे दिया गया था, गजानतर अली से छीन के राजकुमारी किसे दे दिया गया, अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया था। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री दिया गया था। और उस समय वाणिज्य मंत्री थे I चुंद्रीगर, उस समय वाणिज्य मंत्री थे I चुंद्रीगर। अभी CH भाभा को क्या बना दिया गया था, तो वाणिज्य मंत्री बनाया गया था CH भाभा को वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवाई को क्या बनाया गया, संचार मंत्री बनाया गया।
उस समय कौन थे संचार मंत्री? तो अब्दुल रफ़ नस्तर। अब्दुल रफ़ नस्तर उस समय भी रफ़ नस्तर थे, सभी अभी भी रफ़ अहमद किदवई है संचार मंत्री, ठीक ना। आगे देखा जाए वित्त मंत्री उस समय कौन थे? उस समय वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। अभी वित्त मंत्री कौन है? अभी वित्त मंत्री हैं हमारे आर.के. षणमुख सेठी। अभी मतलब कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम सेठी। आर.के. षणमुखम सेठी वित्त मंत्री थे, आर.के. षणमुखम सेठी, ठीक ना। उद्योग और आपूर्ति किसे दिया गया था? उद्योग और आपूर्ति जो था उस समय जॉन मथाई को दिया गया था, लेकिन अभी जो 1947 में था उद्योग और आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था। उद्योग और आपूर्ति किसे दिया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उस समय जॉन मथाई थे। कार्य खाने और ऊर्जा, कार्य खाने में ऊर्जा जो था किसे दिया गया था? तो जो उस समय दिया गया था C.H. भाभा को। अभी कौन किस मतलब 1947 में किसे दिया गया? तो V.N. गाडगिल को दिया गया। किसे दिया गया? V.N. गाडगिल को दिया गया। तो दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। इसमें कौन कौन नहीं बदले थे? तो हमारे जो है ये नहीं बदले थे, ये नहीं बदले थे, ये नहीं बदले थे, ठीक। हमारे श्रम वाले नहीं बदले थे, हमारे बलदेव सिंह नहीं बदले थे, ठीक ना। बाकी जो है ये सारे बदल चुके हैं, ठीक ना। बाकी सारे क्या बदल चुके हैं? अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा के लिए आ गए थे। पहले शिक्षा वाला दूसरा कोई थे, कौन था? सी राजगोपालाचारी को था शिक्षा, पहले शिक्षा राजगोपाली को था। अभी कौन हो गया? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद हो गया। रेलवे किसे दिया गया था? उस समय रेलवे दिया गया था आसफ अली को। अभी रेलवे दिया गया डॉक्टर जॉन मथाई को, ठीक। विधि तो भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, पहले विधि दिया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को। रक्षा किसे दिया गया? तो सही है, पहले जो सही है राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। पहले स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खान थे, अब राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री बना दिया गया। पहले C.H. भाभा क्या थे? C.H. भाभा कार्य खान बंदरगाह मंत्री हुआ करते थे, अभी वाणिज्य मंत्री हैं C.H. भाभा 1947 में, है ना। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। उस समय कौन थे? तो उसमें संचार मंत्री थे अब्दुल रफ़ नस्तर। आर.के. षणमुख सेठी को वित्त मंत्री बनाया गया। आर.के. षणमुखम सेठी को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री बनाया गया। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उसमें कौन थे? उस समय जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। कार्य खान और ऊर्जा मंत्री V.N. गाडगिल को बनाया गया। कार्य खान और ऊर्जा मंत्री गाडगिल को V.N. गाडगिल को बनाया गया। उस समय कार्य खान ऊर्जा मंत्री कौन थे? C.H. भाभा बनाए होते थे। आगे देखा जाए तो भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव V.P. मेनन थे। मतलब भारत के जो रियासतों का एकीकरण किया गया, रियासत जो था उसका क्या किया गया? एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया कि आप ही ज़बरदस्ती चाहे कैसे भी मिलाइए, भारत के रियासतों का एकीकरण मिलाइए। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियासती विभाग का अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ही थे, जो ज़बरदस्ती गोवा को सबको क्या किया? हैदराबाद को मिलाए थे ना, यही सब सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे रियासत को मिलाने वाले। तो रियासती विभाग जो था इसका गठन कब किया गया? तो 5 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। जो भी होगा मिलाया जाएगा, इसके बाद मिलाया जाएगा, है ना, क्योंकि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का तो गठन ही किया गया है। इसके सचिव V.P. मेनन को बनाए गए थे। सचिव थे V.P. मेनन और रियासती विभाग के थे कौन थे? तो ये थे हमारे 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का क्या किया गया? तो अध्यक्ष मतलब गठन किया गया, ठीक ना। और V.P. मेनन क्या थे? इसके सचिव हुआ करते थे V.P. मेनन। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके सचिव थे V.P. मेनन। आगे देखा जाए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चला था। जो संविधान के प्रारूप पर बहस कितना दिन चला? तो 114 दिन बहस चला। कितना मस्त लाइन है यहाँ पे कि संविधान पर बहस कब तक चला? संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ 114 दिन। लोग कितने थे? 284। संविधान निर्माण कार्य के लिए कुल इतना रुपया व्यय किया गया? 63,96,729। 63,96,729 मतलब 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। संविधान निर्माण कार्य के लिए कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, तब उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद हुए। कितना? 22 गो भाग हुआ और 395 गो अनुच्छेद हुआ। 8 गो अनुसूची भी हुआ। 8 गो अनुसूची भी हुआ, तो हमको ये सब याद रखना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया 22 भाग 395 अनुच्छेद, सब में बांटा गया है।
और 8 गो अनुसूची हुआ उस समय। कितना? उस समय का बात है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 गो अनुसूची। तो अनुच्छेद तो नहीं बदला, इसमें भले ए बी करके जोड़ दिया गया, लेकिन इसको जो है अनुच्छेद इसमें उतना के उतना रह गया, नहीं बदला। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग है। कितना भाग है दोस्तों? 22 भाग है। भाग भी नहीं बदला और क्या बोलते हैं, अनुच्छेद भी नहीं बदला। भले इसमें 1A B करके जोड़ दिया गया अलग से, लेकिन बदला नहीं। 22 भाग 395 अनुच्छेद उस समय भी था, वर्तमान में भी 22 भाग 395 ही अनुच्छेद है, ठीक ना। 22 भाग कितना? 395 अनुच्छेद है। लेकिन अनुसूची जो था ना वो 12 गो हो गया। 8 गो से कितना हो गया? 12 गो हो गया। 8 गो अनुसूची उस समय था, अभी कितना है? 12 गो अनुसूची है। कितना है? 12 गो अनुसूची है, याद रखिएगा। अगर देखा जाए संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 कितना लगातार है? 5, 6, 7, 8, 9 60। 5, 6, 7, 8, 9 60। 324, 396, 367, 389, 380, 388, 391, 392 तथा 393, जितना 15 गो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था। परिवर्तित कर दिया गया था। ये जो 15 गो जो है अनुच्छेदों को क्या किया गया कि 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर। जबकि क्या किया? जबकि 6 यहाँ पे देखिए कह रहा है, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। मतलब ये 15 को लागू हो गया था, याद रखिएगा। जब संविधान का जो मतलब कब 26 नवंबर 1949 को 15 को अनुच्छेद लागू हो गया था उस समय। कब? कौन कौन सा? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 66, 67, 79, 80, 66, 67, 79, 80, 88, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 91, 92, 93, सारा 300 पार है। सारा 300 पार है। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, उसके बाद 366, 367, 388, 379, 380, 391, 392, 393, ये सारा जो है 15 को अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। आगे जबकि शेष अनुच्छेद जो भी बचा, कुछ अनुच्छेद था 395 में से जितना अनुच्छेद था, इसमें से 15 को घटा दीजिए तो बचेगा 370 को बचेगा, नहीं 380 को बचेगा। 380 को अनुच्छेद को लास्ट में 26 नवंबर 1950 को जब लागू किया गया उस समय लागू कर दिया गया उसको भी, शेष अनुच्छेद को। तो 15 अनुच्छेद को अलग मतलब 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। 15 को, ये 15 को कौन कौन से थे हम लोग देख लिए थे। 15 को कौन कौन से थे? तो 5, 6, 7, 8, 9 और 60, फिर 324, 324 के बाद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, ये हमारा 15 को अनुच्छेद लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से याद रखिएगा 15 नवंबर को, ठीक है। 15 को देखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। उसी दिन ही क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को 91-92 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाले नई संसद निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ठीक ना। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को 50 से 1991-92 में हुआ आम चुनाव के बाद बनने वाले नया संसद के निर्माण तक भारत का अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। यह अंतरिम संसद बन के काम किया 91-92 में काम किया, ठीक ना। जो संविधान तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य भी देखा जाए तो इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। क्या किया? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। उसने 24 जिस दिन राजेंद्र प्रसाद का क्या किया गया था 24
जनवरी 1950 को ही बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। देखिए याद रखिएगा, पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद को भी बना लिया गया था क्या, राष्ट्रपति। आगे देखा जाए, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना। भी ऊपर भी देखे हम लोग आए थे। और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही। लेकिन 22 जुलाई 1947 को, देखिए 47 का बात है, 48, 49, 50, 3 साल के बाद वाला बात नहीं, 3 साल पहले 1947 में जब आज़ाद हो रहा था, 15 अगस्त 1947 के पहले 22 जुलाई को 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया बबुआ। चलिए लिख रहा है नोट में, 24 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। तो गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग से पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा कर दिया। कब? 26 जुलाई 1947 को ही। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने क्या किया, तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दिया। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा किसका प्रतीक, तो हाथी का प्रतीक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान सभा द्वारा किसका प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा हाथी मार देता था, किसी को मोहर लग गया, ठीक ना, हाथी मार दिया जाता था, तो हाथी का प्रतीक संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक ना, मोहर के रूप में। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने ही किया था। जितना भी मूल संस्करण है इसका सौंदर्यीकरण और सजावट, ये क्वेश्चन आया था, शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था इसके मूल संस्करण और सौंदर्य बनाना, किसका, संविधान का। जिनमें से नंदलाल बोस थे और बिहरर राम मनोहर सिन्हा थे। बिहरर राम मनोहर सिन्हा को याद रखिएगा और नंदलाल बोस को भी याद रखिएगा, साथ साथ में ये दोनों का नाम आता है, नंदलाल बोस और बिहरर राम मनोहर, बिहरर राम मनोहर सिन्हा, बिहरर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन दोनों का नाम आता है संविधान को सौंदर्यीकरण करने में और सजावट करने में। शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें से नंदलाल बोस और बिहरर राम, नंदलाल बोस और बिहरर राम को आप याद रखिएगा। इन्होंने संविधान को सजावट दिया था और उसका क्या किया था, सौंदर्यीकरण किया था। बिहरर राम और नंदलाल बोस, 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 ठीक ना, बिहरर राम और नंदलाल बोस को याद रखिएगा। आगे चलिए, हम लोग यहाँ तक तो ख़त्म हो चुका और आगे हम लोग को पढ़ना है ये वाला। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो था बसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान में जो हिंदी संस्करण था इसका सुलेखन बसंत कुमार वैद्य ने किया था, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। और जो था मूल संविधान जो है, मूल संविधान, इसमें हिंदी संस्करण का सुलेखन किया, सुलेखन अच्छा से लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक ना। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, बसंत कृष्ण वैद्य ने, बसंत कृष्ण वैद्य ने, जिसको नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से उसमें अलंकृत किया था। किसने किया था, अलंकृत करने वाले थे, सजाने वाले थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को और बिहरर राम को याद रखिएगा। नंदलाल बोस जो थे ये अलंकृत करने वाले थे हिंदी संस्करण में। जो मूल संविधान में हिंदी संस्करण था उसको सुलेखन मतलब अच्छा से लिखने वाला बसंत कुमार वैद्य था, जिसको अलंकृत कौन किया था, तो नंदलाल बोस किया था। अलंकृत कौन किया था, नंदलाल बोस किया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। किसे, सचिव किसे बनाया गया, संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया, तो HVR अयंगर को, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। HVR अयंगर को संविधान सभा का क्या नियुक्त किया गया, सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना देखा जाए कि इसमें जो है भारतीय संविधान में उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है, ये तो ध्यान रखिएगा। नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में नेहरू जो प्रस्तुत किए थे, आप लोग को याद होगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी, संविधान के कौन सा संशोधन, तो 42वां संशोधन 1976 ईस्वी। संविधान के जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसी के द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से लिखा गया था। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या नहीं लिखा गया था। देखिए तो इसमें लिखा गया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पंथ निरपेक्ष है। क्या है,
पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पूछता है इसमें से कौन नहीं था, वर्ड कौन सा नहीं था, तो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान की अधिकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो था अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आगे देखा जाए प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है, तो अर्नेस्ट बार्कर, ये अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा है, तो मुख्य बिंदु कहने वाले कौन थे, अर्नेस्ट बार्कर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या क्या है, संविधान का मुख्य बिंदु कहा है। मुख्य बिंदु कहा है क्योंकि इसमें सारा चीज़ एकदम अच्छे से सजा के लिखा गया है ना, सब चीज़ मिला दिया गया है इसमें, इसीलिए इसको मुख्य बिंदु कहा गया है। अर्नेस्ट बार्कर बोले थे। बार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। बार्कर के अनुसार जो है प्रस्तावना क्या है, तो संविधान की कुंजी है और यह संविधान के विचारों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना क्या है, तो संविधान की कुंजी और मुख्य बिंदु भी है। ये किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव, देखिएगा इन्होंने बोला था संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो किसने जो था, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा किसने कहा है, किसको, तो प्रस्तावना को कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होता है। प्रस्तावना जो होता है संविधान का क्या होता है, आरंभिक अंक होते हैं। क्या होते हैं, आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। क्या है, भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द जो है, यथा हम भारत के लोग से लेके इस संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना का न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को कभी भी न्यायालय में परिवर्तित मतलब बदला नहीं जा सकता है ना। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको बदल नहीं जा सकता है ना, परिवर्तित। अच्छा, तो यहाँ पे परिवर्तित का मतलब होता है बदलना। संविधान के कुल अनुच्छेद 15 जो है, इसको 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया। तो परिवर्तित का मतलब होता है बदलना, है ना, बदलना। देखिए अब हमको समझ में आया। तो 15 को अनुच्छेद को क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था, जबकि बाकी अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। वही बात है, बदलना, लागू करना, थोड़ा कन्फ्यूजन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही परिवर्तित क्या कर रहा है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। निर्णय जो था, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यह निर्णय जो है यूनियन ऑफ इंडिया, यह निर्णय जो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसने घोषित किया, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में ये घोषित किया गया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 जो हुआ था, इसके निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करे
तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेड़ूवादी बुनियन देखिए, तो इसको याद रखिएगा हम लोग। मदन गोपाल इंडियन बनाम मदन गोपाल किससे रिलेटेड है? तो प्रस्तावना को बदलने से रिलेटेड है। प्रस्तावना को न्यायालय में बदल नहीं सकते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक ना। बेड़ूबाड़ी यूनियनवाद 1960। अब क्या है ये बेड़ूबाड़ी यूनियनवाद? तो देखिएगा 1960 में आया था, ये तो 1957 में आया था। मदन गोपाल वाला जो है 1960 में आया था। और ये बेड़ूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में आया था। ये 1957 में आया था मदन गोपाल वाला, 1957 में आया था। मदन गोपाल वाला कब आया था? 1957 में आया था, है ना। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करते उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ये किसमें था? मदन गोपाल 1957 वाला में था। इंडियन यूनियन ऑफ इंडियन बना मदन गोपाल 1957। बेड़ूबाड़ी यूनियनवाद 1960 क्या कहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि जैसे जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। बेड़ूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो, भाषा क्या हो? एकदम संदिग्ध हो, वहाँ पे प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर देती है। प्रस्तावना की जो विधि है वो निर्वाचन में सहायता करती है। क्यों? जहाँ पे संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ पे। बेड़ूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान को अंग नहीं माना था। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड़ूबाड़ी वाद में क्या हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय जो था, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। संविधान का अंग नहीं माना था। किसने? तो बेड़ूबाड़ी ने। किसने? बेड़ूबाड़ी ने। बेड़ूबाड़ी बाद में क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। बेड़ूबाड़ी में नहीं माना था। बेड़ूबाड़ी में नहीं माना था। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है विधायिका जो होती है, विधायिका, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका होता है ना, तो विधायिका जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि बेड़ूवादी वाद में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए विधायिका जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम जो हुआ ना, फिर क्या हुआ? केशवानंद भारती बनाम जो हुआ केरल राज्यवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था केरल राज्य में 1973 में। अब इसमें फिर से दोबारा कहा दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका संसद का संशोधन कर सकती है। इसलिए विधायिका क्या कर सकती है? विधायिका या फिर संसद जो भी है उसमें संशोधन कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रस्तावना जो है इसका अंग है। तो 1973 का जो केरल राज्य था, केशवानंद भारती बनाम में इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यह अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ठीक ना। इसमें विधायिका क्या कर सकता है? संशोधन भी कर सकता है। और बेड़ूबाड़ी में क्या बोला था? बेड़ूबाड़ी में बोला था कि सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। आगे देखा जाए, केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अब देखिए, बाद में तो बोला कि इसका अंग है केशवानंद भारती बनाम, बाद में यह बोल दिया कि यह क्या है? मूल ढांचा है संविधान का। क्या है? मूल ढांचा मान लिया। एक ही बार क्या मान लिया? सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा मान लिया संविधान को। किसको? तो प्रस्तावना को मूल ढांचा मान लिया कि संविधान का यह मूल ढांचा है प्रस्तावना। कौन बोल दिया? केशवानंद भारती बनाम 1973 में जो केरल राज्य में हुआ था बाद में। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान की मूल ढांचा मतलब किसमें? प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। नकारात्मक नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता है, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार मजबूतीकरण हो। वैसा संशोधन करे जिसमें वह क्या हो? मजबूती आए। मूल ढांचा में क्या है? मजबूती आए, वैसा संशोधन करे, ही ना कि उसमें नकारात्मक संशोधन कर दे। तो संसद को ये अलाउ नहीं किया है, ठीक ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। और हम लोग कहाँ तक पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग एक पेज और है थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट 1976 जब हुआ था ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसी के द्वारा इसमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द ये जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में जो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और हमने के यहाँ पर देखनी है कि 42वां संशोधन 1976 द्वारा यह संशोधित या उद्देशिका निम्न प्रकार से है, जो कि संविधान के 42वां संशोधन 1976 के द्वारा यह संशोधित किया गया था। तो इसी में यह सब जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या था जी?
राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता कहने है, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है कि राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जो है, जो शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो जो भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना, इसमें 3 प्रकार का न्याय है। एक तो है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी है। पहला स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता, आप अपना विचार खुलेआम रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब आपको किस में देखने को मिल रहा है? प्रस्तावना में देखने को मिल रहा है, ठीक ना, इसीलिए इसको मूल ढांचा कहते हैं। तो देखिए आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार का न्याय देखने को मिला, किसमें? प्रस्तावना में। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता में तो हम लोग पहले देखने से पहले हम 3 प्रकार के न्याय याद कर लेते हैं, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक, तब तो याद ही होगा। और 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, सबसे पहले विचार, आप अपना विचार जो मन करे वो रख सकते हैं। आप अभिव्यक्ति है विश्वास, धर्म एवं उपासना, एवं 2 प्रकार की समानता भी मिलती है आपको। स्वतंत्रता तो मिला ही 5 प्रकार की, धर्म और उपासना जो है, अपना धर्म रख सकते हैं, अपना उपासना रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, अपना विश्वास किसी पे, अभिव्यक्ति अपना मत जो है। तो ये सारा जो आपकी स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है प्रस्तावना। 2 प्रकार की समानता भी देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, आप लोग देखते होंगे कोई भी नौकरी का वैकेंसी आता है तो सबको अवसर दिया जाता है, एक बराबर है ना, प्रतिष्ठा का दिया जाता है। तो ये उल्लेख किया गया था, 2 प्रकार की क्या दिया गया? समानता दिया गया है। आगे देखा जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है ना। आगे देखा जाए तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। लिखित संविधान, देखिएगा, लिखित संविधान की जो अवधारणा थी, ये कहाँ से मिला हुआ है? तो फ्रांस से मिला हुआ है लिखित संविधान की अवधारणा। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है, ठीक ना। तो प्रस्तावना में जो प्रयुक्त हुआ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्द है यही फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हुआ लिखा हुआ है इसमें। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यही फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ है? तो प्रेरित है। और हम लोग जानते हैं कि लिखित संविधान जो है और इसकी अवधारणा कहाँ की देन है? तो फ्रांस की ही देन है लिखित संविधान की अवधारणा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठ सकता है कि लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊंचा है। भारत की राजनीति व्यवस्था में संविधान क्या है? सबसे ऊंचा माना जाता है। भारत का संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का जो संविधान है अपना अधिकार जो है भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? जनता से ही प्राप्त करता है भारत का संविधान अपना अधिकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 आप लोगों ने जानते होंगे, 1935 हम लोग पीछे देखे थे ना। यह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। 1935 से ही हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। देखिएगा, संघीय शासन, संघ का शासन, ये शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है भारत के संविधान में। संविधान में भारत का राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? राज्यों का संघ। ये नहीं कि संघीय शासन। संघ मतलब हमारा हो गया केंद्र, केंद्र का शासन नहीं रहेगा। राज्यों का संघ मतलब सभी राज्यों को मिला के एक संघ बनाया जाएगा और संघ जो है वही हमारा सबको देखरेख करेगा, है ना। तो यहाँ पे संविधान में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है, न कि संघीय शासन घोषित किया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। अब ये क्या है? केसी वेहलर, देखिएगा, केसी वेयर, क्या पढ़ेंगे इसको? केसी हेयर भी पढ़ेंगे। चलिए, केसी हेयर जो है भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्ध संघीय क्वासी फेडरल माना है। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में कैसा माना है? अर्ध संघीय माना है। अर्ध संघीय माने आधा संघ का भी है और आधा राज्य का है। उन्होंने भारत के संविधान को संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक माना है, जिसके कारण इसे अर्ध संघीय कहा है, ठीक ना। तो केसी वेयर ने अपने भारतीय संविधान को कैसे माना है? तो अर्ध संघीय माना है। बस यही लाइन हमारा बस यहाँ पे बनता है। कैसा माना है? अर्ध संघीय माना है केसी वेयर। आगे देखिएगा, एस आर
बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान के मूल संरचना का मानदंड माना था। ठीक ना। S.R. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994। S.R. बोमई बनाम जो है भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के जो 9 न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश थे? 9 न्यायाधीश थे। इनके पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना है। किसे? संघवाद को ही संविधान की मूल संरचना का अंग माना है। S.R. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में ये आया था। S.R. बोमई बनाम भारत संघवाद कब आया था? 1994 में। और सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना है। किसे? संविधान को मूल संरचना का अंग माना है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के जो है विदेशी स्रोत किससे क्या क्या लिया गया है। बहुत जो है क्वेश्चन भर के आता है दोस्तों, और याद करने वाला भी है ना। तो वीडियो 1 घंटा का पूर गया है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक ना। यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद।